बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और भोज भात ज्यादा खाए होंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं लेक्चर 7, केमिस्ट्री लेक्चर 07, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जरा देख लीजिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए एक स्पेशल टर्म का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। ये स्पेशल टाइप्स का सॉल्युबिलिटी हो जाता है। पहले भी जानते होंगे और पढ़े होंगे कि गैस जो होते हैं वो लिक्विड में घुलता नहीं है, या लिक्विड जो है वो गैस में घुलता नहीं, लेकिन पार्शियली जो है अंशतः गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में घुलते हैं और घुले होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। देखिए डेफिनेशन, गैस की वह मात्रा जो नियत ताप दाब पर 1 ml पर लिक्विड सॉल्वेंट, यहाँ कटता नहीं, देख लेना। लिक्विड सॉल्वेंट के 1 ml आयतन में घुला हो उसे सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? गैस की वह मात्रा जो नियत ताप और दाब, ये वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्टर होता है दोनों। गैस की वह मात्रा जो नियत ताप एवं दाब पर लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए। लिक्विड सॉल्वेंट कॉमन ही होगा, लिक्विड सॉल्वेंट। चूंकि सॉल्युबिलिटी कहाँ है? गैस इन लिक्विड, गैस को घोलना है लिक्विड में, तो सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा? लिक्विड। दाब पर लिक्विड सॉल्वेंट के 1 ml आयतन में, आयतन को भी फिक्स कर लिए, कितना ml? 1 ml, या हम कह सकते हैं प्रति ml। 1 ml को क्या कह सकते हैं? प्रति ml आयतन में घुला हो उसे सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रमुख फैक्टर क्या क्या हो गया जी, यहीं से तो आ जाता है सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। देख लीजिए यहाँ पर, गैस की यदि मात्रा हो गई है तो सबसे पहले तो नेचर के पर निर्भर करेगा, गैस की नेचर, कि वो पानी में घुलने योग्य है या पानी में घुलने योग्य नहीं है, इस प्रकार के गैस। दूसरी बात होती है ताप, ताप बढ़ने से घटने से गैस की घुलनशीलता बढ़ती है घटती है, क्या होती है वो तो आगे की बात होगी। फिर दाब, गैस के सॉल्युबिलिटी का प्रमुख फैक्टर जो है वो कौन है? दाब है। इसी के ऊपर हम लोग अधिक से अधिक काम भी करेंगे, तो फटाक से इनको नोट कीजिए और हेडिंग दे दीजिए सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट को प्रभावित करने वाले कारक। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट को प्रभावित कर सकता है? तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या देखें,
ये जान लीजिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। तो ये वही चीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आंख खुला लिया है भोज खा करके जी, क्या बात है? हाँ? पूरे रात नाचा है? हाँ? अच्छा, तो चलिए क्या कह रहे थे, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट को प्रभावित करने वाला। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, माने लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस को ही क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। तो पहला नंबर देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक, पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट देख लीजिए ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट माने किसका, गैस। नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स गैस की नेचर, गैस की नेचर। यहां पर देख लीजिए, लिखते हैं कुछ गैस, वाटर की बात कर ले हम लोग लिक्विड में, क्योंकि वाटर को कल क्या कहे थे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कुछ गैस वाटर में कम घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ गैस अधिक घुलनशील होते हैं। क्या होता है, कुछ गैस वाटर में कम घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ गैस अधिक घुलनशील होते हैं। तो देख लेते हैं कौन गैस अधिक होता है और कौन गैस कम होता है। वैसा गैस जो वाटर से संयोग, वाटर से पार्शियली संयोग करता है, वे अपेक्षाकृत, इन्हें कि बहुते भूल जाएगा, अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन है, जरा देखिए। NH3, ये जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जाएगा ये दो चीज बना लेगा। जैसे ही ये H मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जाएगा ये क्या कर लेगा, जैसे ही किसके कांटेक्ट में गया, वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में बना लिया NH4OH। पार्ट एंड पार्शियली रिएक्शन किया, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे फिर टूट जाएगा अमोनिया एवं वाटर। ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये पार्शियली क्या कर रहा है, इसके साथ कंबाइंड कर रहा है। ये आपको दिखाएं एक, तो ये गैस जो है वाटर में अधिक घुलनशील। उसके बाद देख लीजिए CO2, उसके बाद देख लीजिए SO2, उसके बाद देख लियो, यहाँ कटता नहीं ना जी, SO3। तो वैसी गैस जो लग रहा है तुम्हें कि सॉल्यूशन करके, क्या कहते हैं, अभिक्रिया करके वो कोई एक स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है,
प्रेसिपिटेशन भी नहीं होना चाहिए। जब प्रेसिपिटेशन हो गया तो फिर तो होमोजेनस मिक्सचर हुआ ही नहीं। होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए कि इसमें कुछ घुला हुआ है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं, तो जो थोड़ा रिएक्शन कर लें, पार्शियली अभिक्रिया कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं, वैसे गैस जो हैं वो अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होते हैं। वैसे जल में या फिर लिक्विड में गैस की घुलनशीलता बहुत कम होती है, लेकिन अपेक्षा से सबकी कम होती है, लेकिन उन सबों में इन सब की क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है। फटाक से नोट कीजिए इनको। तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझे होंगे। कुछ गैस कम घुलनशील तो कुछ गैस अधिक घुलनशील। तो अपेक्षाकृत अधिक, ऐसा नहीं, अधिक का मतलब ऐसा नहीं कि 500 ml जल है और 3 लीटर गैस उसमें घुल गया है, ऐसी बात नहीं है। छोटा सा पत्री या बहुत बड़ा पूड़ी ले लिया, ठूस रहे हैं, वो चीज नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, वैसा गैस जो वाटर से पार्शियली संयोग माने जल से संयोग कर सकता है, वे गैस अपेक्षा से, और गैस 5 ml घुलता है तो ये थोड़ा 1 लीटर में 50 ml घुल जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लीटर में ये 2 लीटर घुल जाएगा, अपेक्षा से ज्यादा। NH3CO, यहाँ एक एग्जाम्पल जोड़े हैं HCl, इनको कर रहे हैं खल्लास और लिखेंगे अगला पॉइंट। तो लिख लीजिए, वैसे गैस जो इनर्ट नेचर के होते हैं, किस नेचर के, वैसे गैस जो इनर्ट नेचर के होते हैं, क्या लिखें, वैसे गैस जो इनर्ट नेचर का मतलब लगभग निष्क्रिय, लगभग ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ना, लगभग निष्क्रिय होते हैं वे वाटर में कम घुलनशील, कम घुलनशील तो लिख दिए, होते हैं। कौन कौन है जरा देख लीजिए। ऑक्सीजन O2 घुलता है लेकिन कम, O2 क्यों, इनर्ट नेचर के होते हैं ना, इसको O को अलग करने के लिए काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब ये O अलग होगा तब तो जाकर के संयोग करेगा किसी से। तो लगभग ये किस नेचर के हो जाते हैं, इनर्ट नेचर के, माने निष्क्रिय प्रकृति के हो जाते हैं। O2 He Ne ये सब क्या हो गए, ETC, ये जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। फिर भी ये घुला होता है जल में, इसलिए जलीय जीव तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो फटाक से इनको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर। तो चलिए, पहला कारक हम लोग देख रहे थे नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा कारक होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में गैस के टर्म में खास करके जो कहा गया है आगे बताएंगे। ताप बढ़ने से प्रायः घुलनशीलता, ताप बढ़ने से प्रायः लिक्विड में
लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ने से प्रायः लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी घटता है। कारण क्या है इनका? कारण भी नहीं होगा कुछ। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? गैस का के बढ़ता है। जब गैस का के बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा, इवेपोराइज कर जाएगा। लिक्विफिकेशन या लिक्विफिकेशन मत लिखो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। घुलनशीलता घट जाएगा। ये है इनकी वजह। ऐसा क्यों होता है? तो मॉलिक्यूल्स जैसे ही दूर दूर होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो फिर घुलने में घुल नहीं पाएगा, वो एस्केप कर जाएगा। घुलने की जगह एस्केप कर जाएंगे। तो ताप बढ़ने से लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी घटता है। फटाक से नोट कीजिए। तीसरा जो सबसे बड़ी कारक है वो दाब है, प्रेशर। अब ये प्रेशर करता क्या है? तो जरा देखिए, यहां हम लिख रहे हैं यह लिक्विड में गैस के सॉल्युबिलिटी का प्रमुख कारक है। सबसे प्रमुख कारक यदि लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी का है तो वो कौन है? वो प्रेशर है, दाब। अब जरा देखिए, दाब बढ़ने से लिक्विड में, एक्सप्लोजर देख लो एक बार, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या हेनरी के नियम, इसकी व्याख्या हेनरी के नियम से किया जाता है। फटाक से नोट कीजिए। तो उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। देख लीजिए, ये तो पहले ही बताए थे। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी का प्रमुख कारक है कौन? प्रेशर। दाब बढ़ने से लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। इसकी व्याख्या कौन करेंगे? हेनरी के नियम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेनरी के नियम की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि समय अधिक हो चुके हैं और समय अधिक होने की वजह से अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो आएंगे हेनरी लॉ के साथ और इनके एप्लीकेशन। तो इन्हीं
आज की कहानी के साथ दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुभ विदा। धन्यवाद।